everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू करा था 12th केमिस्ट्री के लिए बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन टाइम सीरीज़, जहाँ पे हमने केमिकल काइनेटिक्स यूनिट को शुरू करा था। कल जो हमने वीडियो अपलोड करा था उसके अंदर हमने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन वाली जो चीज़ें थी वो कंप्लीट करी है। जैसे हमने कल के वीडियो में एजेंडा देखा था लेक्चर नंबर 2 का, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, उसके अलावा कोलिजन थियोरी है और आर्हेनियस इक्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम ग्लांस में रिवीजन करते हुए चलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरोथ ऑर्डर इट मीन्स कि आपके जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी पावर ज़ीरो है, क्योंकि पावर को ही हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले रिएक्टेंट हो तो उनकी पावर का हम सम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर है, यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम ज़ीरो मानेंगे। ठीक है, उसकी पावर हम ज़ीरो लेंगे। तो यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि जो भी हम इक्वेशन का रेट लिखेंगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ प्रपोर्शनल टू ज़ीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि ये आपका K यानी कि रेट कांस्टेंट है, R यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी पावर होगी ज़ीरो। तो रेट ऑफ द रिएक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, किसके बेस पे लिखते हैं, रिएक्टेंट के बेस पे लिखते हैं। रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है बाय द टाइम। तो इसके लिए हमने आगे माइनस का साइन जो है वो लगाया हुआ है। तो रेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस dr/dt। ठीक है, जितना जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई वो उसके अपॉन जितना भी टाइम हमने कंज्यूम करा, तो dr/dt वो आपका रेट हो गया, इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट इंटू रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसका पावर ज़ीरो। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ज़ीरोथ पावर ऑफ रिएक्टेंट। चले अभी क्या करेंगे कि ज़ीरोथ पावर ऑफ जो रिएक्टेंट है, तो किसी भी एंटिटी की ज़ीरो पावर यानी कि वो वहाँ पे है ही नहीं, तो अगर किसी भी चीज़ को वहाँ पे एब्सेंट बताना हो तो हम उसको वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे K इंटू वन इन लोगों ने लिख के दिखाया है। अभी क्या करेंगे, dr को हम इसी तरफ रखेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड ही रखेंगे, इज इक्वल टू के राइट साइड अगर हम इस नीचे वाले dt को लेके आए और इस माइनस साइन को भी अगर हम राइट साइड लेके आए, तो माइनस साइन अब राइट साइड है, k के साथ अब मल्टीप्लाई में है dt, तो dr इज इक्वल टू माइनस k dt। ठीक है, अभी इस डेरिवेशन को यानी कि डिफ्रेंशिएट जो हमने करा है तो उसको अगर हमें निकालना हो तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तब हम एक कांस्टेंट को पीछे प्लस करते हैं। तो यहाँ पे जो i है तो वो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो यहाँ से d निकल गया, t के पास जो dt था यानी कि d था डिफ्रेंशिएट में वो था, वो भी निकल गया, तो माइनस KT प्लस i। तो i इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज़। तो ये इक्वेशन आप एक याद रखोगे। अभी क्या होगा कि एट t इज इक्वल टू ज़ीरो द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट R इज इक्वल टू R0 इनिशियल स्टेज पे, वेर R0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो R0 की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम पे अगर हम रेट इक्वेशन को लिखें तो R0 इज इक्वल टू माइनस K इंटू ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि t की वैल्यू तो ज़ीरो टाइम है, 0 सेकेंड है, प्लस i। ठीक है, तो t की वैल्यू जब हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे तो वो k से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे i जो है वो प्लस में था, एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ R0, ठीक है, वैल्यू ऑफ i इन द इक्वेशन, यानी कि R0 की वैल्यू अब हमें मिल गई i। तो i की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन के अंदर लिख दें, इस इक्वेशन के अंदर हम i की वैल्यू लिख दे जो R0 हमें मिली है, तो हमें पूरा रेट इक्वेशन कौन सा मिलेगा, R की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। यहाँ पे हमने इसे सब्सटीट्यूट किया है, समझ आई इतनी चीज़। माइनस KT एज इट इज़ लिख दिया, प्लस i की वैल्यू हमें जो मिली R0 वो हमने लिख दी। R0 हमें क्यों मिली, क्योंकि इनिशियल टाइम पे t इज इक्वल टू ज़ीरो पे हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैपिटल R को अज्यूम कर दिया R0। ठीक है, तो R0 इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, प्लस वन।
तो R0 इज इक्वल टू आई हो गया। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये एक इक्वेशन होगा आपका। अभी क्या होगा कि मान लीजिए हमें के की वैल्यू यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के टी को एज इट इज़ रखेंगे और इस आर की वैल्यू में से अगर हम इस R0 को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो R0 माइनस में हो जाएगा। तो हमें किस तरीके का देखने को मिलेगा, कैपिटल आर, जो R0 है वो डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यानी कि जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो माइनस हम लिखेंगे R0 इज इक्वल टू, हमारे पास माइनस में था के टी, तो हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, अभी क्या होगा, हमें तो के की वैल्यू चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। ओके, तो अगर हमें के की वैल्यू चाहिए तो हमें टी की, ये वाला जो हमारा टी है उसे इस पूरे r माइनस R0 के नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको नीचे लेके आएंगे। तो अगर हम इसको नीचे लेके आए तो क्या होगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके डिवाइड में आ गया। अभी इस माइनस को अगर हम पूरे माइनस को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो यहाँ से माइनस निकल जाएगा, सॉरी, यहाँ से माइनस निकल जाएगा और यहाँ पे जाके लग जाएगा। इस पूरे वाले ऊपर के जो पोर्शन है उस पूरे वाले पोर्शन को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो ये माइनस आर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस R0 हो जाएगा। ठीक है, तो R0 को हम आगे लिख के दिखा सकते हैं। माइनस को अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर लेके आए तो जो आपका रिएक्टेंट R है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि R0 पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे R0 को, माइनस हमारे पास जो था R उसे लिखेंगे बाई में टी एज इट इज़ है इज इक्वल टू के। तो आपकी जो के की वैल्यू होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ यहाँ से समझ में आई होगी। तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिख के दी गई है, के इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही चीज़ डिराइव करी। अब भी अगर हम स्लोप ले, ठीक है, कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट R वर्सेस टाइम का अगर हम स्लोप ले तो स्लोप की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस के। किस तरीके से माइनस के मिलेगी, यहाँ से अगर इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली है, तो m यानी कि ये माइनस के हुआ। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस के, और स्लोप क्योंकि हमें माइनस में मिल रहा है तो हम इसकी जो लाइन है उसे हम इस तरीके से नीचे की साइड दिखाएंगे, इस तरीके से नीचे की साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक रेट इक्वेशन ये याद रखना होगा, स्लोप की वैल्यू याद रखनी होगी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और ये वाला जो इक्वेशन है वो याद रखना होगा, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0। तो ये जो पूरी चीज़ें थी वो आपकी थी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस पूरी डेरिवेशन को आपको लिखना पूछ सकते हैं अगर आपका 4 मार्क के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको इक्वेशन याद रखना होगा, स्लोप की वैल्यू याद रखनी होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी होगी। मूव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट मीन्स कि द रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की पावर में 1। ठीक है, तो 1 को अगर आप लिखो ना लिखो सब चीज़ें एक ही बात है। अभी माइनस डी आर बाई डी टी रेट का इक्वेशन लिख दिया। अभी माइनस को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लेके गए, डी टी को भी हम लेके गए राइट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पे डी आर बाई और इस आर को हम लेके आए नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो डी आर बाई आर हो गया, ये माइनस तो इस तरफ चला गया था तो माइनस के डी टी, क्योंकि डी टी जो है वो के पास मल्टीप्लाई हो गया। अभी डिफ्रेंशिएट है, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलेगा क्या, क्योंकि ये डी आर बाई आर है तो हमें इंटीग्रेशन करने पर हमें यहाँ पे लगाना होगा ln। ठीक है, इंटीग्रेशन के रूल्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि dx बाई x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ln x मिलेगा, तो ये ln r हो गया। ठीक है, माइनस के, और dt का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो t हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी विच इज़ i। अभी सिमिलर चीज़ें हम करेंगे कि जो आपका कैपिटल R रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कितनी थी, R0 थी, तो
इस इक्वेशन के अंदर हम ln r ज़ीरो लिख दें इज इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस आई करें तो ln r ज़ीरो की वैल्यू हमें मिल जाएगी r, ठीक है। तो इस ln r ज़ीरो की वैल्यू जो i मिली उसे हम यहाँ पे पुट कर दे i की जगह, तो ln r ज़ीरो हमने यहाँ पे रख दिया, जो माइनस की टी थी वो यहाँ पे हो गया और ln r जो थे वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। समझ आए इतनी चीज़। तो ln r की वैल्यू हमें इस तरीके से लिखनी है। अभी सिमिलर चीज़ें करनी है हमें। ln r माइनस ln r ज़ीरो हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के टी। माइनस को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो ये पूरी एंटिटी जो है वो बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप आपको ये डेरिवेशन यहाँ पे लिख के दिखाया होगा, नहीं दिखाया शायद। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए ln r अगर हम माइनस ln r ज़ीरो करें, हम यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज़ को। ये है हमारा ln r, कैपिटल में है, ठीक है। माइनस हम करेंगे ln r ज़ीरो डबल बॉन्ड के इस तरफ हम लाएंगे, सॉरी इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लाएंगे इसे तो हो जाएगा आपका ln r ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। टी जो है वो हमारा स्मॉल में है, ठीक है। क्योंकि ये माइनस है तो ln r के अपॉन r ज़ीरो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ln रूल, ठीक है। तो ln r के डिवाइड में हम लिख देंगे इसको r ज़ीरो, हो गया ये चीज़, इज इक्वल टू माइनस के टी, राइट। इतनी चीज़ होगी। अगर हमें माइनस यहाँ से हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इस दोनों एंटिटी को हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा। माइनस अगर लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो ln r ज़ीरो बाई r हो जाएगा, जो आई थिंक यहाँ पे आपको लिख के दिखाया होगा यहाँ पे, ठीक है। ln r ज़ीरो बाई r और k के पास जो t था वो अब 1/t में हो चुका है क्योंकि वो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड आ गया, तो 1/t ln r ज़ीरो अपॉन r, ठीक है। यहाँ से माइनस को, इस माइनस को अगर हम लेके आए, अगर kt के पास जो माइनस है उस माइनस को हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है। अगर इस पूरी एंटिटी को अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ से अगर हमें माइनस निकालना हो तो हमें इन दोनों एंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो r ज़ीरो जो अभी नीचे है उसको हमें ऊपर लाना पड़ेगा, तो माइनस निकल जाएगा, यानी कि ln के ऊपर यहाँ पे हो जाएगा r ज़ीरो और उसके नीचे आ जाएगा r। तो ये पूरी क्वांटिटी करी है यहाँ पे, और जो t है वो यहाँ से निकल के 1/t में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हुई। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इस चीज़ को पूरा यहाँ पे डिराइव करा हुआ है, तो k इज इक्वल टू, अगर हमें t1 और t2 दो टाइम दिए गए हों तो यहाँ पे हम t जो नीचे था उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि t2 माइनस t1 लिख देंगे और L1 करके R1 और R2 इस तरीके से हम इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी यहाँ पे। और अगर आप ln को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हो तो ln को सिंप्लीफाई करने पर हमें 2.303 लॉग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2.303 लॉग करके हमें r ज़ीरो के डिवाइड में r लिखना होगा, और ये वाला t एज इट इज़ नीचे था वो हमने लिख दिया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इतने जो इक्वेशन है वो याद रखने होंगे। ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r ज़ीरो, ये वाला इक्वेशन एक आपको याद रखना होगा। और लास्ट में ये जो इक्वेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला 2.303 लॉग r ज़ीरो बाई r और डिवाइड में t, ठीक है। पूरे जो आपके फॉर्मूले हैं, बहुत सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी का जो लिस्ट है वो हमने थर्ड वीडियो लेक्चर के अंदर हम दे देंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो कोई भी फॉर्मूले में। तो ये एक आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखना होगा। देखिए ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए क्या था, ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए k यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये थी, r ज़ीरो माइनस r अपॉन t थी। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या निकाली, 1/t 2.303 लॉग r ज़ीरो बाई r। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्लोप की वैल्यू देखो
तो स्लोप की वैल्यू तो माइनस के होगी, और अगर आप लॉग वाले इक्वेशन के थ्रू लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉग r0 अपॉन r, तो आपका स्लोप की वैल्यू होगी k/2.303, राइट। Decomposition of N2O5 and N2 are some more example of first order reaction. जो भी हो आपका जो फोटोलिटिक फ्यूजन होगा, या फिर जो भी डिकम्पोजिशन या फिर फ्यूजन होगा, वो सारी चीज़ें जो होती है, रेडियो एक्टिव फ्यूजन और फ्यूजन की जो रिएक्शंस होती है, वो सारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी। डिग्रेडेशन अगर आप कंसिडर करो किसी भी बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, या फिर कोई भी मोलिक्यूल को अगर आप बैक्टीरिया के थ्रू डिग्रेड करवाते हो, डिकम्पोज करवाते हो, तो वो सारी रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपको प्रेशर के फॉर्म में लिख के दिया गया हो, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो तीनों, यानी कि पी ए पी बी, यहाँ पे पी ए जो है वो आपका गैसियस मोलिक्यूल में रिएक्टेंट है, बी और सी जो है वो टिपिकल आपके कौन से हैं, प्रोडक्ट हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के प्रेशर का अगर हम सम कर दे तो हमें पी टोटल मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी होगी। के की वैल्यू अगर आप इस तरीके से याद रखो, अगर प्रेशर के फॉर्म में आपको दिया रहेगा तो ये 2.303/T लॉग पी आई अपॉन 2 PI माइनस पी टी, पी टी यानी कि टोटल प्रेशर, और पी आई यानी कि इनिशियल प्रेशर, ठीक है। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे जितना प्रेशर था उतना, तो के इज इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। एग्जाम्पल 4.6 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 के अंदर आपको एज इट इज़ ये वाला जो सम है वो पूछा गया था, ठीक है। वो हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 3 में, तो हम अभी इस चीज़ को स्किप करेंगे। मूव करेंगे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन में। देखिए हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 फॉर इनिशियल कंसेंट्रेशन। मान लीजिए कि मैंने 5 जो है वो लिया, ठीक है, 5 हमने क्या लिया, 5 मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन हमने लिया किसी भी मोलिक्यूल का t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, ठीक है। अभी कितना टाइम ये मोलिक्यूल लेगा अपनी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है 5, उसका हाफ होने में, यानी कि 1/2 कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो 5/2 मोलिक्यूल जब हमें मिलेगा तो कितना टाइम कंज्यूम हुआ होगा, तो उस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये आपका 0th ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन था वो यहाँ पे लिख के दिखाया। अभी टी की वैल्यू अगर हम T1/2 कर दें, तो रिएक्टेंट R, यानी कि R की कंसेंट्रेशन हम कितनी लेंगे, इनिशियल कंसेंट्रेशन से हाफ लेंगे। तो R की वैल्यू यहाँ पे, ये जो R की वैल्यू है उसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे R0/2 से, तो ये R0/2 से सब्सटीट्यूट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा R0/2 के। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी होगी। T को हम यहाँ पे, ये जो T है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड। तो T1/2 की वैल्यू 0th ऑर्डर के लिए आपको ये याद रखनी है R0/2 के। फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मोलिक्यूल। वेर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो ये इक्वेशन हमने लिया, अभी R की वैल्यू यानी कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू हम लेंगे R0/2। तो R0/2 अगर हम ले लें तो यहाँ से R0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। R0 कैंसिल आउट होने पर जो हमारे पास log 2 की वैल्यू बचेगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2.303 के साथ। 2.303 log 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो आपको 0.693 की वैल्यू मिलेगी। अपॉन T1/2 है तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और K को हम नीचे लाएंगे, तो T1/2 की जो वैल्यू होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693/K। ये दोनों आपको याद रखनी होगी, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। ये आपका था 0th ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर डेरिवेट करके पूछा जाए तो ये आपके पास पूरा सॉल्यूशन है, आप यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पे आपने देखा इन दोनों में देखिए कि 0th ऑर्डर रिएक्शन के अंदर R0 इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है वो मेंशन करी गई है इक्वेशन में, यानी कि 0th ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका हाफ लाइफ जो है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसेंट्रेशन पे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है वहाँ पे कोई R0 या फिर R आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाई है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन T1/2 प्रोपोर्शनल टू R0 इनिशियल कंसेंट्रेशन, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है R0 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे T1/2 के इक्वेशन में कहीं पे भी R0 मेंशन नहीं है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम है
वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल नहीं है। वो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज समटाइम अल्टर्ड बाय कंडीशन। कुछ कंडीशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो वो अल्टर होता है। देर आर मैनी रिएक्शन विच ओबे फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ ऑल्दो दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखने में हमें ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक ही रिएक्टर ने पार्टिसिपेट करा है स्लो स्टेप के अंदर, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। लेकिन जनरली वो जो रिएक्शन होती है वो एक से ज़्यादा ऑर्डर की होती है, या फिर वो सेकेंड ऑर्डर हो सकती है, थर्ड ऑर्डर हो सकती है, ठीक है। कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट। इथाइल एसिटेट यानी कि CH3COO C2H5, उसका जब हम हाइड्रोलिसिस कर तो हमें क्या दिखेगा, इथाइल एसिटेट which is chemical reaction between ethyl acetate and water. Ethyl acetate का hydrolysis करा. In initially it is a second order reaction and concentration of ethyl acetate and H2O both हम रेट लॉ के अंदर फॉर्म कर देते हैं। CH3COO C2H5 की कंसनट्रेशन इंटू H2O की कंसनट्रेशन, बट water is taken in large excess of hydrolysis, therefore concentration of water is not altered much during the reaction, ठीक है। यानी कि वाटर की जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं हाइड्रोलिसिस में वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। आप 10 लीटर का अगर पानी लो और उसके अंदर आप 10 ग्राम नमक डाल दो तो पानी खारा होगा, नहीं होगा ना। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हम पानी लेते हैं तो उस ज़्यादा अमाउंट वाले पानी को हम टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर कोई भी कैटलिस्ट के थ्रू उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको अल्टर नहीं कर सकते, उसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते, ठीक है। तो यही चीज़ बोली है कि बहुत ज़्यादा अगर आप दरिया जो होता है उसके पानी को अगर आप कंसिडर करो तो ओशन में तो बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। अगर आप 5 मिनट उसके ऊपर सनलाइट गिरा दो तो क्या दरिया का पानी जो है वो कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ओशन का पानी उतना क्या उतना ही रहेगा। कुछ मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो वेपर बन जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो आपका पूरा ओशन है उसके पानी की क्वांटिटी तो कम हम मेजर नहीं करते हैं। तो सिमिलर चीज़ बोली गई है कि हाइड्रोलिसिस में H2O जो है उसकी कंसंट्रेशन को हम अल्टर नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई ये जो पूरी रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ हम इथाइल एसिटेट की ही अल्टर कर सकते हैं और पूरे रिएक्शन में इथाइल एसिटेट की कंसंट्रेशन ही हम डिटरमाइन करेंगे। दैट इज़ वाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसिटेट ओनली, यानी कि हमारा जो हाइड्रोलिसिस है इथाइल एसिटेट का वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ये एक एक्सेप्शन है, तो यहाँ से MCQ पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि आपको ये इक्वेशन लिख के दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप आसानी से टिक कर दोगे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते ज़्यादा, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं, फिर भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम ज़्यादा अल्टर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको कंप्लीटली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शूडो यानी कि कम, ठीक है। तो शूडो का मतलब 50% भी होता है, तो शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि 50% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम इसे कंसिडर करेंगे। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यानी कि जो केन शुगर होता है C12H12O11 इज अनदर शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे भी जो H2O की कंसंट्रेशन है वो हम ज़्यादा अल्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रेट जो होगा वो सिर्फ केन शुगर का जो कंसंट्रेशन है उसी के डिपेंडेंट होगा। चलिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जो रिएक्शन हो रही है मान लीजिए कि वो 1 घंटे में कंप्लीट होने वाली है, लेकिन मैंने उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो बढ़ा देने पर अब वो आधे घंटे में ही मुझे रिजल्ट दे देगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हम जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल लिख के दिए हैं यहाँ पे, वो आप देख लीजिएगा। फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ रेज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर के अंदर हम सिर्फ 10 डिग्री का अगर इंक्रीज करवाते हैं तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाता है, ठीक है। पहले मेरे पास रेट कांस्टेंट था 2, मैंने टेम्परेचर को 200 से बढ़ाया 210 पे, यानी कि 10 डिग्री मैंने इसका
जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर दिया, तो रेट कांस्टेंट जो हमारा 2 था वो नियरली डबल हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट को हम डबल कर सकते हैं जस्ट बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री ऑफ टेम्परेचर। अगर हम द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन एक्यूरेटली एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करा था, तो उसे बोलेंगे हम आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन किस तरीके से दिखता है, तो K इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी। ए इज अ आर्हेनियस फैक्टर है जिसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ए की जो आपकी ए क्या है वो आपको पूछा जा सकता है। आर्हेनियस फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी है। आर की तो वैल्यू हमें पता होगी, आर इज अ गैस कांस्टेंट। कई जगहों पे उसकी वैल्यू 0.833 लेते हैं या फिर 2 किलो जूल पर मोल लेते हैं, ठीक है। और ये की वैल्यू जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है, जूल पर मोल के अंदर हम इसे काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा कि H2 मोलेक्यूल और I2 मोलेक्यूल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट बनने पर 2 मोल हमें हाइड्रो आयोडिक एसिड मिलता है, यानी कि HI का फॉर्मेशन होता है। 2 मोलिक्यूल ऑफ HI का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। दो हाइड्रोजन मोलिक्यूल और आयोडीन मोलिक्यूल को रिएक्ट करवाने पर ये जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि इस एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट के थ्रू हम जो प्रोडक्ट है वो ले रहे हैं, HI बन रहा है, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट है उसको बनाने में हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, विच इज EA। सम एनर्जी इज रिलीज्ड when the complex decompose to the product। जो आपको यहाँ पे लिख के पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेशन जो है उसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करके दिया गया है कि ये इतनी एनर्जी जो है डेल्टा H जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, जब हम प्रोडक्ट में कन्वर्जन दिखाते हैं। Distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction of molecule Ne by Nt with given kinetic energy versus काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला जो पीक है आपका वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। Ne by Nt को आप याद रखोगे कि गिवन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द पीक ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपको MCQ पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट हमें देखना है ln k इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी प्लस ln ए। जो आर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पे हमने बताया उसी को अगर हम ln के फॉर्म में ले, सॉरी अबाउट दिस, ln k अगर हम कर दें, अगर हम यहाँ पे ln नेचुरल लॉग को अगर हम डिस्क्राइब करें तो k की वैल्यू के पास क्या हो जाएगा, ln k हो जाएगा इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी ln e की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे करके दिखाई है, ठीक है। E के रेज में क्या था, माइनस ई ए बाई आर टी, तो जो पावर में होता है वो नीचे आ जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी। ln e की वैल्यू 1 मिलती है तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, प्लस ln a, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c करें तो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो आपकी ई ए बाई आर होगी। तो ये स्लोप की वैल्यू आपको याद रखनी है, ln a विच इज़ योर इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे अगर आपको 2 टेम्परेचर दिए रहे होंगे तो आपको 2 रेट कांस्टेंट मिलेंगे। तो इस तरीके का जो आपको इक्वेशन होगा वो डेरिवेट होगा कि log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 R, T2 माइनस T1 के नीचे T1 इंटू T2। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ से याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, इफेक्ट ऑफ केटलिस्ट। तो केटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग परमानेंट केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये तो चीज़ हमें पता होगी। ये MnO2 जो है वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, लेकिन रिएक्शन के अंदर वो कंज्यूम नहीं होगा, रिएक्शन के एंड में हमें वो वापस मिलेगा। Added substance reduce the rate of reaction. The substance is then called inhibitor.
जो कैटलिस्ट डालने पर रेट इंक्रीज होगा उसे हम कैटलिस्ट बोलेंगे, नॉर्मल कैटलिस्ट। लेकिन जो कैटलिस्ट डालने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, कम हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इनहिबिटर। इनहिबिटर यानी कि कम करना, ठीक है। एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियोरी। ओके, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट तो ज़्यादा लग रही थी एनर्जी, कैटलिस्ट डालने पर हमें यहाँ पे कम एनर्जी लगेगी, तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब करी है। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन रादर हेल्प इन अटेंडिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फास्टर, यानी कि इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन होती है उसे अचीव करने में ज़्यादा हेल्प करेगी। कोलिजन थियोरी के ऊपर हम जाएंगे। कोलिजन थियोरी दिए किसने है, तो बाय मैक्स ट्रोजट एंड विलियम ल्यूइस इन 1916 to 18 के अंदर इन दोनों साइंटिस्ट ने कोलिजन थियोरी ऑफ केमिकल रिएक्शन दी थी। प्रोवाइड अ ग्रेटर इंसाइट इनटू द एनर्जेटिक एंड मैकेनिस्टिक एक्सेप्ट ऑफ रिएक्शन, यानी कि एनर्जी किस तरीके से होगी और उसका जो मैकेनिज्म होगा वो डिस्क्राइब करा है बहुत अच्छे से इस थियोरी ने। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी मेन चीज़ क्या है वो आप समझ लीजिए कि द रिएक्टेंट मोलिक्यूल आर अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर्स। हार्ड स्फीयर्स इट मीन्स गोल होंगे, ठीक है, गोल होंगे और वो हार्ड होंगे। रिएक्शन इज पॉस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मोलिक्यूल कोलॉइड विथ ईच अदर, यानी कि दो मोलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कोलॉइड होंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तब आपकी जो रिएक्शन होगी वो होगी। The number of collision per second per unit volume of the reaction mixture is known collision frequency, यानी कि यूनिट वॉल्यूम पे मान लीजिए कि मेरे पास इतना यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि 1/1 का मेरे पास एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के अंदर एक सेकंड में, 1 सेंटीमीटर का मेरे पास स्क्वायर है, उसके अंदर 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन पॉसिबल है, 1 सेकंड के अंदर कितने कोलिजन होंगे, तो उसे हम बोलेंगे Z, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर A और B से प्रोडक्ट मिल रहा है तो रेट हम लिखेंगे इस तरीके से ZAB e⁻ ZAB जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, दोनों मोलिक्यूल को कंबाइन करवाने के लिए, कोलॉइड करवाने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी भी दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल के पास सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तभी इफेक्टिव कोलिजन पॉसिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया रहेगा CH3Br-। देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखिए ये आपकी इक्वेशन है CH3Br OH-, CH3OH और Br- आपको प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। अभी हमें पता है कि CH3 में जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज बियर करेगा। OH जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बियर करेगा, ठीक है। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि अगर इस मोलिक्यूल के अंदर ब्रोमीन एज इट इज़ इसी जगह पे रहा और OH एज इट इज़ यहाँ से आएगा, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ से आएगा और OH- यहाँ से आएगा, तो आप देख पा रहे होगी कि ब्रोमीन भी माइनस डेल्टा चार्ज पोसेस कर रहे हैं, OH के पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे के अलग चले जाएंगे। लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन कब होगा, जब OH- जो है वो घूम के कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कार्बन की साइड चला जाएगा, तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन के पास तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इंटरमीडिएट बना, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ। तो OH- और CH3Br के पास सबसे पहला तो होने चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी और सेकंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ये मेन दो ऑब्जेक्टिव है कोलिजन थियोरी के, जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे, यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे उसे हम बोलेंगे, उस नंबर को बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रेट हम इस तरीके से लिखेंगे। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तब। दूसरी कंडीशन है प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी कोलिजन थ्योरी। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पीड अप था क्योंकि हमारी क्या था, ये रिवीजन टाइम था, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें
कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली एड्रेस ऑन दैट। कल के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट ऑफ फार्मूला मैं आपको दूंगी, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको अगले दिन पढ़ के जाने हैं। उसमें से आपको सम या फिर 1-2 मार्क के MCQ जो है वह पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको फार्मूले याद हो जाए, फार्मूले आपको रटने ना पड़े, इसकी वजह से मैंने एक पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। तो वो लिस्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद 2-3 जो क्वेश्चन हैं जो मार्च 2023 की एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। उस क्वेश्चन के बेस पे अब आज के यानी कि इस साल कौन से क्वेश्चन नए बन सकते हैं, आने वाले अगले सालों में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।